दोस्तों नमस्कार, हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आगामी 16 और 17 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली थी, अब उसकी डेट आगे बढ़ाकर 16 और 17 अप्रैल को कर दी गई है। तो अब यह परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को होगी। उसके लिए हम जो अभी तक हिंदी विषय के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कर रहे थे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में प्रीवियस ईयर से संबंधित नए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक हैं। देखिए, ऊपर एक पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। पंक्ति क्या है? नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। इसके लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह निबंध संग्रह कूटज से ली गई है। देखिए, यह जो निबंध संग्रह कूटज से ली गई है यह पंक्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, विचार और वितर्क 1954 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कूटज 1964 ईस्वी और आलोक पर्व 1972 ईस्वी। देखिए, जो ऊपर पंक्ति दी गई है वह कूटज निबंध संग्रह से ली गई है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। और इनके अन्य निबंध संग्रह दिए हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज और आलोक पर्व। अगला प्रश्न है, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी ठाकुर प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी रामदरस मिश्र। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक आपको बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हरिशंकर परसाई के निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1976 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, कहत कबीर 1987 ईस्वी, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है 1993 ईस्वी, पाखंड का अध्याय 1998 ईस्वी, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी। ये सारे हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए भाषा प्रतीक व्यवस्था है, ऑप्शन बी भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ऑप्शन सी भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, ऑप्शन डी भाषा व्यवहार सामाजिक है। भाषा व्यवहार सामाजिक है। उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह कथन गलत है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह कथन गलत है। यह शब्दों और उसके अर्थ का संबंध प्राकृतिक नहीं होता है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है। किसी वस्तु, चिन्ह, पहचान या प्रतिरूप को प्रतीक कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु, चिन्ह, पहचान या प्रतिरूप को प्रतीक कहते हैं जो सादृश्यता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। जो प्रतीक है, जो प्रतीक होता है वह सादृश्यता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा परिवार तथा समाज के अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा परिवार तथा समाज के अनुकरण से सीखी जाती है। यह व्यवहार सामाजिक होती है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को समाज में आदान प्रदान कर पाते हैं। जबकि विकल्प सी गलत है। विकल्प सी गलत है। अगला प्रश्न है, विशिष्टा पद रचना रीतिः। विशिष्टा पद रचना रीतिः कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन ए आचार्य बामन,
ऑप्शन बी आचार्य कुंतक, ऑप्शन सी आचार्य लुल्लट, ऑप्शन डी आचार्य आनंदवर्धन। उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य बामन। ऑप्शन ए आचार्य बामन। विशिष्ट पद रचना रीति जो कथन है वो आचार्य बामन का है। आचार्य बामन का है विशिष्ट पद रचना रीति। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक का कथन है। आनंदवर्धन का क्या कथन है? ध्वनिरात्मा काव्यस्य। प्रश्न है व्यंग जीव है कवित शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णने व्यंग प्रसंग। व्यंग जीव है कवित शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णने व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन ए आचार्य मम्मट, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी कुलपति, ऑप्शन डी प्रताप शाही। उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रताप शाही। ऑप्शन डी प्रताप शाही का कथन है व्यंग जीव है कवित शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णने व्यंग प्रसंग। यह पंक्ति है प्रताप शाही की। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? ऑप्शन ए आचार्य भट्टलुल्लट, ऑप्शन बी आचार्य शंकुक, ऑप्शन सी आचार्य अभिनवगुप्त, ऑप्शन डी आचार्य भट्टनायक। तो अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है ये बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी आचार्य अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी सिद्धांत तथा उनके प्रवर्तकों का विवरण इस प्रकार है। सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, यह अभिनवगुप्त का सिद्धांत है। उत्पत्तिवाद भट्टलुल्लट, अनुमितिवाद भट्टशंकुक और भुक्तिवाद भट्टनायक। देखिए अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनवगुप्त, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं भट्टलुल्लट, अनुमितिवाद के हैं भट्टशंकुक और भुक्तिवाद के लिए भट्टनायक। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की? रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी भट्टलुल्लट। उत्तर होगा ऑप्शन बी। उत्तर होगा ऑप्शन बी भट्टनायक। भट्टनायक रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना आचार्य भट्टनायक ने की। भट्टनायक के अनुसार काव्यादि में रस निष्पत्ति की 3 व्यापार होते हैं। भट्टनायक के अनुसार काव्यादि में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार होते हैं। कौन कौन? अभिधा भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा भावकत्व और भोजकत्व 3 व्यापार होते हैं काव्यादि में रस निष्पत्ति के। किसके द्वारा? भट्टनायक के द्वारा। अभिधा शक्ति द्वारा काव्य के शब्दार्थ का ज्ञान होता है। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा काव्य के शब्दार्थ का ज्ञान होता है। भावकत्व क्रिया द्वारा सहृदय के अस्थायी भाव एवं विभाववादी का साधारणीकरण हो जाता है। और भोजकत्व क्रिया द्वारा सतोद्रेक होने लगता है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण का नाश होकर शुद्ध सतोगुण का उद्रेक होने लगता है। यही सतोद्रेक साधारणीकरण है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन ए भामा की, ऑप्शन बी जयदेव की, ऑप्शन सी दंडी की, ऑप्शन डी बामन की। काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है बताना है। भामा की है या जयदेव की है, दंडी की है या बामन की है? उत्तर होगा ऑप्शन डी आचार्य वामन। आचार्य वामन की रचना है काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति आचार्य बामन की है। इनका समय था 8वीं शताब्दी, भामा 6वीं शताब्दी। इनकी रचना है काव्यालंकार। भामा की रचना है काव्यालंकार, जबकि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति आचार्य वामन की है। जयदेव 13वीं शताब्दी के हैं, चंद्रालोक इनकी रचना है। जयदेव 13वीं शताब्दी के हैं, चंद्रालोक इनकी रचना है। दंडी 6वीं शताब्दी के हैं, काव्यादर्श इनकी रचना है। दंडी जो है 6वीं शताब्दी के हैं, काव्यादर्श इनकी रचना है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है
उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी आचार्य कृष्ण शंकर शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए क्रोचे, ऑप्शन बी इलियट, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी रिचर्ड। उत्तर होगा ऑप्शन बी इलियट। टीएस इलियट का कथन है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन जो है वो है टीएस इलियट का। क्रोचे का एक कथन दिया हुआ है, क्या है? सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रोचे का। क्रोचे का कथन है सहजानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। आपको बताना हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे हुई थी? उत्तर होगा ऑप्शन बी गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था। फ्रेंच विद्वान है ये गारसा दत्तासी ने, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए जम्मू सामी चरयू, ऑप्शन बी पयुम चरयू, ऑप्शन सी पाहुर दोहा, ऑप्शन डी महापुराण। तो आपको बताना है कि इनमें से किस रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। उत्तर होगा ऑप्शन सी पाहुर दोहा। पाहुर दोहा में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। पाहुर दोहा रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कड़बक शैली कहते हैं। स्वयंभू रचित पयुम चरयू प्रथम कड़बकबद्ध रचना है। देखिए स्वयंभू रचित पयुम चरयू प्रथम कड़बकबद्ध रचना है। जम्मू सामी चरयू और महापुराण में भी कड़बक शैली का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ऑप्शन ए सिद्ध, ऑप्शन बी नाथ, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी कबीर। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए सिद्ध। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। उत्तर होगा ऑप्शन ए सिद्ध। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से है। देखिए सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान या सहजयान शाखा से है। इनकी संख्या 84 मानी गई है। इनकी संख्या 84 मानी गई है। सहरपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कहरपा, कुकीपा आदि सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको बताना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गारसा दत्तासी की रचना है इस्तवार द ला लिटरेयु हिंदुस्तानी।
शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज, सुखदेव बिहारी मिश्र, पंडित गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं की रचना है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए अन्य ग्रंथ साहित्य इतिहास के ग्रंथ दिए हैं और उनके लेखक के नाम। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इनके 3 ग्रंथ हैं इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीनों ग्रंथ हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। डॉक्टर भगीरथ मिश्र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग हैं। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं। ऑप्शन है 45, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 69। उत्तर होगा ऑप्शन डी 69। ऑप्शन डी 69। पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबर राय द्वारा रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। इनके सर्गों के नाम समय शीर्षक से है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबर राय द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य है। यह ग्रंथ पिंगल शैली में लिखा गया है। यह ग्रंथ पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रज भाषा और राजस्थानी बोलियों की मिश्रण है। जो ब्रज भाषा और राजस्थानी बोलियों की मिश्रण है। जो पिंगल शैली होती है उसमें ब्रज भाषा और राजस्थानी बोलियों का मिश्रण होता है। इसमें 72 प्रकार के मौलिक मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है, किंतु चंद्रबर दाई का प्रिय छंद छप्पय है। किंतु चंद्रबर दाई का प्रिय ग्रंथ छप्पय है। इसमें वीर और श्रृंगार की प्रमुखता है, लेकिन इसका अंगी रस वीर ही माना जाता है। इसमें वीर और श्रृंगार की प्रमुखता है, लेकिन इसका अंगी रस वीर ही माना जाता है। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, ये बताना है। ऑप्शन ए बीजवपन काल, ऑप्शन बी बीजगाथा काल, ऑप्शन सी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन सी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन डी चारण काल। उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बीजवपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। देखिए इतिहासकार आदिकाल का नामकरण रखने वाले विद्वानों के नाम दिए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण किया बीजवपन काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल नामकरण किया आदिकाल का, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, मोहन अवस्थी आधार काल। एक बार और देख लेते हैं। बीजवपन काल ने नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांस्कृत्यायन ने, चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जय काव्य काल नाम दिया डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नाम है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा द्वारा दिया गया नाम है और आधार काल मोहन अवस्थी द्वारा दिया गया नाम है। आदिकाल का नामकरण मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। देखिए वही उसी से संबंधित एक और प्रश्न आ गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। ऑप्शन ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया। अगला प्रश्न है साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है। साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है। ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। ऑप्शन ए, लोक वार्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। ऑप्शन बी, लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत है। ऑप्शन सी, लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। ऑप्शन डी, लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक कथन सत्य है। उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है, यह कथन सही है। व्याख्या देखते हैं। लोक में प्रचलित पुरानी प्रथाओं, धारणाओं, विश्वासों आदि से संबंधित अलिखित साहित्य या पौराणिक बातों जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित और विकसित होती जाती हैं, उसे ही लोक वार्ता कहते हैं। देखिए, लोक वार्ता की परिभाषा दी गई है, क्या है? लोक में प्रचलित यानी कि आम जनमानस में प्रचलित पुरानी परंपराओं, प्रथाओं, धारणाओं, विश्वासों आदि से संबंधित अलिखित साहित्य या पौराणिक बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवर्तित और विकसित होती जाती हैं, उसे ही लोक वार्ता कहते हैं। इसका कोई शाश्वत स्वरूप नहीं होता है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं होता, न ही इसकी कोई साहित्यिक शैली होती है, न ही इसकी कोई साहित्यिक शैली होती है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। ऑप्शन बी, व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक के अंधेपन का परिचय देता है। ऑप्शन सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। ऑप्शन डी, युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो ये इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है अंधा युग के विषय में। उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, यह कथन गलत है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, यह कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सही हैं। देखिए, अंधा युग के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। अंधा युग में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं की गई है, अतः यह विकल्प सी गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ। अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कथा को आधार बनाया गया है। देखिए, अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कथा को आधार बनाया गया है। यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। ये 5 अंक हैं: कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये 5 अंक हैं अंधा युग के। अंतिम अध्याय का समापन प्रभु की मृत्यु के साथ ही नाटक की समाप्ति हो जाती है। जो अंतिम है अध्याय है, उसका समापन प्रभु की मृत्यु यानी कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही नाटक की समाप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक। ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन सी, गंगा शरण सिंह। ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपको बताना है जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था। उत्तर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी उपनाम से हिंदी के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में गजलें लिखते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। देखिए,
जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। वे आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम बड़े कवि हैं। वे आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम बड़े कवि हैं। बिहारी उनके आदर्श कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के आदर्श कवि हैं बिहारी। रत्नाकर की रचनाएं हैं गंगा अवतरण 1923 ईस्वी, उद्धव शतक 1929 ईस्वी, हरिश्चंद्र हिंडोला, सिंगार लहरी इत्यादि। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला और सिंगार लहरी इत्यादि। अगला प्रश्न है भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं ऑप्शन ए कनकामर मुनि, ऑप्शन बी सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन डी धनपाल। आपको बताना भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन डी धनपाल। ऑप्शन डी धनपाल। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। ऑप्शन बी इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है। ऑप्शन सी इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। ऑप्शन डी शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। उत्तर होगा ऑप्शन सी इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। यह कथन गलत है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, यह कथन गलत है। व्याख्या देखते हैं प्रगतिवादी काव्य में धार्मिक भावनाओं के प्रति आस्था का भाव है, यह कथन गलत है। देखिए प्रगतिवादी काव्य में धार्मिक भावनाओं के प्रति आस्था का भाव है, यह कथन गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार, क्रांति की भावना, ठोस यथार्थ का चित्रण, इस धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, नव निर्माण की भावना, मुक्तक छंदों की प्रधानता। जो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार, क्रांति की भावना, ठोस यथार्थ का चित्रण, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, नव निर्माण की भावना, मुक्तक छंदों की प्रधानता इत्यादि। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर वासुदेव सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर गुलाब। आपको बताना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये कथन जो है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान बताना है आपको। उत्तर होगा ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल उत्तर मध्य का नामकरण जो है कला काल दिए रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा दिया गया है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया है। श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र द्वारा दिया गया है, जबकि रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा। यह कथन किस लेखक का है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा। यह कथन किस लेखक का है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला। उन्होंने किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत का अनुवाद सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। देखिए, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत का अनुवाद शुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? उत्तर होगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।